हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम समांतर माध्य के 4-5 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं हर एग्जाम के अंदर। तो आओ आज माध्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं वो लगभग एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुए एग्जाम के अंदर। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे अगर हम थ्योरी के अंदर बात करें तो क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है कि सोमवार से किसी स्थान पर सोमवार से शनिवार तक की औसत वर्षा 4.5 सेंटीमीटर है। अत्यधिक बारिश रविवार को होने के कारण पूरे सप्ताह की औसत वर्षा 6 सेंटीमीटर हो जाती है। तो बताइए रविवार को कितनी वर्षा हुई। दोबारा सुनो क्वेश्चन को। सोमवार से शनिवार तक की जो एवरेज रेन हमें दी हुई है, वर्षा दी हुई है कितनी, 4.5 सेंटीमीटर। सप्ताह के अंदर रविवार को अत्यधिक बारिश होने के कारण पूरे सप्ताह यानी सोमवार से रविवार तक की जो वर्षा है उनका एवरेज टोटल कितना हो जाता है, 6 सेंटीमीटर हो जाता है। तो उसने पूछा कि रविवार को कितनी वर्षा हुई। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो पहले उसने बोला सोमवार से शनिवार तक की वर्षा। एग्जांपल की ट्रिक या सीधे तरीके से हम अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मंडे टू सैटरडे कितने डेज होते हैं अभी, 6 डेज होते हैं। एवरेज वर्षा पर डे कितनी हो रही है, 4.6। तो टोटल 6 डेज के अंदर कितनी बारिश हुई, 27। भी अगर हम बात करें मंडे से सैटरडे का, उसने एवरेज दिया 4.1 यानी एक दिन के अंदर हम मान के चल रहे हैं कि एवरेज 4.5 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। तो 6 डे में कितनी बारिश हुई, टोटल 27 हुई। अब उसने बोला कि सप्ताह का मतलब मंडे टू संडे, या हम कह सकते हैं कि 7 दिनों को मिलकर सप्ताह बनता है। अब 7 दिनों का एवरेज दे दिया यानी सप्ताह यानी मंडे टू संडे की अगर हम बात करें तो जो वर्षा का सेंटीमीटर यानी 7 डेज के अंदर अब जो बारिश हुई है वो कितनी हुई है, 42 सेंटीमीटर। अगर हम एक नॉर्मल से ग्राफ से देखें क्या कहानी बनी कि मंडे से सैटरडे तक कितनी बारिश हो गई थी, 27। और संडे तक की अगर हम बात करें ग्राफ की तो कितनी हो गई थी, 42। उसने क्या पूछा था कि संडे को कितनी बारिश हुई, तो हमें पता है सैटरडे तक तो कितनी हुई थी, 27। और फिर उसके बाद कितनी होगी, 42 होगी। तो हम कह सकते हैं कि संडे को कितनी बारिश हुई, तो 42 माइनस में 27 तो 15 सेंटीमीटर बारिश हुई। ठीक है, या हम इस तरीके से भी क्वेश्चन समझ गए कि 7 डेज का हमने निकाल लिया और 6 डेज तक कितनी हुई थी, 27। तो हमने उसमें से क्या कर दिया, लेस कर दिया। आई बात समझ में क्वेश्चन की। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम के अंदर। ठीक है, संख्याएं चेंज हो जाती हैं, बाकी क्वेश्चन लगभग यही रिपीट होता है कि सोमवार से शनिवार तक की औसत वर्षा कितनी थी, 4.5 सेंटीमीटर थी। सप्ताह की औसत वर्षा यानी रविवार को अत्यधिक वर्षा होने के कारण सप्ताह की औसत वर्षा कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। अब उसने हमने से क्वेश्चन रिपीट किया कि रविवार को कितनी बारिश हुई, तो हम उसको बता सकते हैं कि मंडे टू सैटरडे 6.4, 6 का मल्टीप्लाई, क्योंकि मंडे टू सैटरडे कितने डे होते हैं, 6 डे होते हैं, इनटू में 4.6 सेंटीमीटर कितनी हुई, 27 सेंटीमीटर। फिर मंडे टू संडे को अगर हम देखें 7 दिनों के अंदर वर्षा कितनी होगी, 42। तो 6 डेज के अंदर इतनी थी शनिवार को, तो रविवार को वर्षा ज्यादा हुई इसलिए एवरेज अप हो गया। तो हम कह सकते हैं कि संडे को अत्यधिक वर्षा 15 सेंटीमीटर हुई थी। ये हमारा पहला क्वेश्चन था समांतर माध्य का, जो लगभग सभी कंपटीशन क्वेश्चनों में पूछा भी जाता है। आओ दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अंदर इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ठीक है, कि हम कह सकते हैं कि एक परिवार था, कोई भी अगर फैमिली की बात करें, उस परिवार के अंदर 7 मेंबर थे। ठीक है, बच्चों समेत मिलाकर एक परिवार के अंदर परिवार की कुल सदस्य संख्या अगर हम बात करें कितनी थी, 7। और अगर परिवार के सदस्यों की औसत आयु के बारे में बात की जाए तो हमें दी हुई है 14 वर्ष। यानी हमें नहीं पता कौन कितने वर्ष का है, लेकिन हमें उसने ये बता दिया कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी एवरेज आयु, एवरेज का मतलब समझते हो कि एक व्यक्ति की जो आयु है वो 14 वर्ष है, ये एवरेज निकाला हुआ है। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि एक बच्चा जो 8 वर्ष का था, यानी कोई परिवार के सदस्य के अंदर एक बच्चा जो 8 वर्ष का था, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, एक बच्चा जो परिवार के अंदर 8 वर्ष का था, उस बच्चे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कहता है कि बच्चे की मृत्यु के बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद, यानी उक्त जो भी हमें कथन दिया गया है उस कथन के 5 वर्षों बाद शेष बचे हुए बच्चों की औसत आयु हमें कैलकुलेट कर कर बतानी है। यानी अगर हमें बात करें कि शेष सदस्य जो बच गए हैं, कितने बचे हैं, हमें ये तो पता लग गया। ठीक है, कितने सदस्य बच गए, 6। ठीक है, और 5 वर्ष बाद, कितने वर्षों बाद, 5 वर्षों बाद उन परिवार के बच्चों की, यानी जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनकी औसत आयु बतानी है। आज जब 7 जने हैं तो परिवार की औसत आयु 14 वर्ष है, लेकिन जो बच्ची की मृत्यु हो जाएगी उस मृत्यु के बाद जो भी शेष सदस्य बचते हैं और उनके 5 वर्षों बाद, ठीक है, उन बच्चों की औसत आयु या परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या होगी, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या बोला था अभी, एक परिवार के सदस्य की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, और उनकी औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है। तो परिवार की कुल आयु कितनी हो जाएगी, भी हमें पता है कि मेंबर कितने हैं, 7, और एक व्यक्ति की औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष। तो हम कह सकते हैं कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं 7, वो सभी सदस्य अगर उनकी आयु का योग किया जाता है तो वो 98 वर्ष। परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों की, कितने परिवार के सदस्य हैं, परिवार के 7 सदस्य हैं। ठीक है ना, 7 सदस्यों में उनकी एवरेज आयु कितनी थी, 14। अब अगर हम बात करें, उसने बोला कि कुल आयु कितनी होगी, 98 वर्ष होगी। एक बच्चा जिसकी मृत्यु होगी, यानी जिस बच्चे की मृत्यु हुई वो कितने वर्ष का था, 8 वर्ष का। तो परिवार के जितने भी सदस्य रह गए, अब उनकी औसत आयु कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उनके परिवार की कुल आयु जितने भी 6 मेंबर्स बचे हैं उनकी आयु कितनी है, अब 90 वर्ष है। यानी शेष जो परिवार के मेंबर है ठीक है। अब भी परिवार के अंदर 7 सदस्य थे, उनकी औसत आयु 14 वर्ष थी और 98 वर्ष हमने कैलकुलेट कर ली थी उनकी कुल आयु। लेकिन बच्चा जो 8 वर्ष का था उसकी मृत्यु हो गई, तो हमारे शेष बच्चों की जो औसत आयु यानी परिवार की आयु वो कितनी रहेगी, 90 रह गई। अब कहता है कि शेष बच्चे जो बच्चे हैं 5 वर्ष बाद उनकी जो परिवार की औसत आयु क्या होगी। अब देखो परिवार में कितने सदस्य बच गए, 6 सदस्य बच गए ना, परिवार के अंदर 7 थे, एक की तो मृत्यु होगी। अब शेष जो परिवार के अंदर जितने भी सदस्य बचे हैं, अब 6 सदस्य बचे हैं, तो हर व्यक्ति की आयु 5-5 साल बढ़ेगी, क्योंकि आज अगर मैं 10 साल का हूं तो 5 वर्ष बाद मैं 15 का हूंगा। ठीक है, अगर परिवार के अंदर कोई 20 साल का है तो वो 25 साल का होगा। तो जितने भी मेंबर हैं उन सब की आयु 5-5 वर्ष बढ़ी है ना, क्योंकि उसने स्पष्ट बोला कि जितने भी व्यक्ति हैं अब 5 वर्ष बाद सारे बढ़ेंगे, तो शेष जो परिवार के सदस्य हैं ठीक है 5 वर्ष बाद कितनी आयु बढ़ जाएगी उनकी, 5 इंटू में 6, क्योंकि मेंबर कितने हैं 6, तो कितनी आयु बढ़ गई 30, और पहले कितनी थी 90। ठीक है,
अब कुल आयु कितनी होगी, शेष बचे हुए कुल आयु किसकी, शेष परिवार के मेंबरों की। पहले 90 वर्ष थी, अब कितनी होगी 30 वर्ष, तो टोटल कितना हो गया 120 वर्ष। और उसने पूछा हमसे क्या था कि परिवार के 6 सदस्य जो बच चुके हैं 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु हमें कैलकुलेट करनी है। तो कितने सदस्य हैं, अब औसत आयु कैलकुलेट आसानी से की जा सकती है, क्यों, हमें पता है 120 वर्ष है, ठीक है, और परिवार के मेंबर कितने हैं 6, तो उनकी औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है। आई बात कहानी समझ में क्या, कि उसने हमें सीधा सा एग्जांपल दिया था, पहले हम उसको फॉलो करते, जो उसने जैसे जैसे बात बोली कि परिवार के 7 सदस्य थे, हमने मान लिया कि परिवार के 7 सदस्य थे, ठीक है, और उसने बोला कि परिवार की जो एवरेज है यानी एक व्यक्ति की औसत आयु है वो 14 वर्ष है। तो हमने कैलकुलेशन कर हमें कैलकुलेट कर लिया कि परिवार की आयु 98 वर्ष होगी, यानी परिवार के 7 मेंबर है, अगर 7 मेंबरों की आयु को जोड़ा जाता है तो उनकी आयु कितनी बनती है 98 वर्ष। लेकिन परिवार का एक ऐसा सदस्य था जिसकी आयु 8 वर्ष थी, उसकी मृत्यु होगी, यानी परिवार के अंदर परिवार की कुल आयु 98 वर्ष थी, उसमें से 8 वर्ष का जो बच्चा था उसकी मृत्यु होगी, तो हमने घटा दिया तो कितने बच गए 90 वर्ष। अब शेष परिवार के जो बच्चे बचे थे या सदस्य बचे थे उनकी आयु 5 वर्ष बाद औसत पूछी गई है, तो 5 वर्ष बाद सारे 5-5 साल बढ़ेंगे भी, तो 6 सदस्य बचे थे क्योंकि एक की मृत्यु हो चुकी थी, तो 5 सदस्य 5 वर्ष बाद 6 सदस्य यानी उनकी आयु और 30 वर्ष बढ़ गई, पहले वो 90 वर्ष के थे 6 सदस्य, अब 30 वर्ष और बढ़ गए, तो टोटल उनका अब 120 वर्ष हो गया, और उनकी औसत आयु 120 वर्ष डिवाइडेड बाय कितनी होगी 6 से करते तो हमारे पास आंसर आ गया 20 वर्ष। तो परिवार के जितने भी अब सदस्य बचे हुए हैं 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी 20 वर्ष, और पहले जो औसत आयु थी वो कितनी थी 14 वर्ष थी। अगर छोटा सा क्वेश्चन घुमा फिरा भी देता है कि जो वर्तमान के अंदर औसत आयु है और जो पहले वाली औसत आयु है उनमें सदस्यों की आयु के अंदर औसत आयु में कितने का डिफरेंस है, तो भी आप बता सकते हो, पहले 14 थी और अब कितनी है 20 है, तो आप आंसर 6 बता सकते हो, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं, कंसेप्ट यहीं से होंगे, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है, जो जो क्वेश्चन पूछना चाहेगा हम उसको बता सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। आओ तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे को इस तरीके से दिया हुआ है कि जैसे कोई क्वेश्चन इस टाइप से बोला कि 50 कोई भी संख्याएं हैं, 50 संख्याओं का औसत 38 है, ठीक है, 50 संख्याओं का औसत 38 है। अब कहता है कि इस में से 2 संख्याएं हटा दी जाती हैं। अब कितनी संख्याएं हटा रहा है, 2 संख्याएं हटा रहा है, एक संख्या 45 है और दूसरी संख्या 55। कहता है कि 50 संख्याएं थी, उनका औसत 38 था, बाद में 2 संख्याएं हटा दी गई, एक तो 45 और एक 55, तो शेष बची हुई संख्याओं का औसत बताइए क्या होगा। 50 संख्याएं हैं, उनका औसत 38 है, 2 संख्याएं हटा दी गई हैं, उसके बाद बचा हुआ जो भी संख्याएं हैं उनका औसत क्या होगा उसने हमसे पूछा है। तो आज 50 संख्याओं का औसत कितना है 38 है। तो अगर हम बात करें कि 50 संख्याओं का औसत है, तो 50 संख्याओं की अगर हम बात करें 38 औसत था, तो कुल उनका योग कितना हुआ 19 हुआ। समझ गए क्यों? क्योंकि समांतरवादी सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन होता है। आपको पता है राशियों का योग यानी कितनी टोटल राशियों का योग हुआ था 1900। ठीक है, राशियां कितनी थी 50 थी। जब 50 में भाग दिया गया किसका 1900 का, तब हमारे पास समांतरवादी कितना आया था 38। अब उसने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, पहले तो हम समांतरवादी निकालते थे, उसने बोल दिया कि 50 संख्याओं का समांतरवादी कितना है 38 है। तो 50 संख्याएं उनकी राशियों का योग कितना हुआ, एक संख्या 38 है एवरेज के रूप में, तो उनकी टोटल संख्याओं का योग कितना हो गया 19 हो गया। अब उसने हमारे को क्वेश्चन बोला कि 2 संख्याएं हटा दी गई, यानी हमें एक बात तो पता लगी कि 50 में से यदि हम 2 संख्याएं माइनस करते हैं तो हमारे पास कितनी संख्या बच जाती है 48 बच जाती है। अब जब 2 संख्याएं घटाई हैं तो समांतर माध्य भी कम ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि एक संख्या तो 45 कम कर दी,
और एक 55 क्रम पर हुई। तो आपको साफ पता लग रहा है कि अगर हम देखें 1900 में से जो दो संख्याएं थी, यानी उनका टोटल अगर हम बात करें 100 था, तो वो हमें कम कर दी। अब राशियों का योग कितना रह गया? 1800 रह गया। और संख्याएं भी कितनी रहेगी? 48। ये मत कर देना कि संख्याएं भी दो घटा दी लेकिन राशियों की संख्याएं 50 ही रखो। जब संख्याएं दो कम करी हैं तो सीधी सी बात है, संख्याएं 50 से क्या रह चुकी हैं? हमारे पास 48 रह चुकी हैं। और राशियों का योग कितना आ गया? 1800 आ गया। अब कोई क्वेश्चन बड़ा भी नहीं है, क्योंकि हम अगर समांतर माध्य की बात करें कि 1800 राशियों का योग है और राशियों की संख्या कितनी है? 48। तो क्वेश्चन उस तरीके से हमारे पास रिसीव हो जाता है। 37 पॉइंट हमारा आंसर आ जाता है। आई बात समझ में कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। बोला था दो संख्याएं हटा दी, 45 और 55। फिर उसके बाद बची हुई शेष संख्याओं का औसत कैलकुलेट करना था। तो 50 संख्याओं का औसत जब 38 है तो उनका योग कितना था? 1900। क्योंकि एक संख्या 38 है तो 50 संख्याओं से मल्टीप्लाई किया तो 1900 आ गया। दो संख्याएं लेफ्ट कौन सी करनी थी? एक 45 और 55। जब संख्याएं घटाई हैं तो सीधी सी बात है, संख्या 50 से 48 भी रह गई है और 1900 में से 100 घटाया तो हमारे पास 1800 आ गया। अब हमें पता है कि 48 संख्याएं हैं और 48 संख्याओं का योग भी कितना है? हमारे पास 18 है। तो सीधी सी बात है, अगर हम औसत ज्ञात करना चाहें, यानी हम कहते हैं कि समांतर माध्य कैलकुलेट करना चाहें, तो हमारे पास समांतर माध्य कितना आएगा? 37.5 आएगा। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ आ गया? जोड़ो तो संख्याओं को भी प्लस माइनस करना है, इन्हीं राशियों का योग कम ज्यादा हुआ है, ठीक है ना? राशियों का योग तो कम ज्यादा होगा और संख्याएं भी कम ज्यादा होंगी। अगर बढ़ी हैं तो बढ़ेगी, अगर घटी हैं तो घटेगी, ठीक है? आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लगेगा क्वेश्चन, लेकिन ज्यादा अगर हम बात करें कि टफ नहीं है क्वेश्चन। जैसे ए, बी और सी का जो औसत है वो कितना दिया हुआ है? m। ए, बी, सी का औसत कितना है? m है। ए बी, ठीक है, बी सी और सी इज इक्वल 0 है। तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का समांतर माध्य क्या होगा? यानी तीन राशियां दी हुई हैं ए, बी और सी, इनका जो समांतर माध्य है वो हमें कितना दिया हुआ है? m दिया हुआ है, ठीक है ना? यहां हम यूं भी कह सकते हैं ए बी सी का औसत कितना है? m है। ए प्लस बी सी का औसत भी m है। एक ही बात है, कोई किंतु परंतु नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम कंपटीशन में। क्या हो कि ए प्लस बी प्लस सी का औसत दिया हो तो एक ही बात है, इन तीनों को जोड़ा तो ही तो इनका औसत m आया। फिर ए बी प्लस बी सी और सी इज इक्वल 0 है। तो बताओ ए की स्क्वायर, बी की स्क्वायर और सी की स्क्वायर का औसत क्या होगा? देखो जब हमने समांतर माध्य शुरू किया था तब हमने एक ए बी वाला क्वेश्चन भी किया था, ठीक है ना? x प्लस 1/x का समांतर माध्य m है। तो हमने किस गुणनखंड का एक फॉर्मूला पुट किया था a प्लस बी वाला, तब उसके बाद हमने फॉर्मूले से उसको सॉल्व किया था। अब a प्लस बी सी है तो आपको पता है a प्लस बी और c का होल स्क्वायर क्या होता है, उसी से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। a और बी सी का औसत m है, a बी सी, ठीक है, और बी सी प्लस सी का जो इक्वल दिया हुआ 0 है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा उसके बारे में हमसे पूछा। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो छोटे से कंसेप्ट से दोबारा रिपीट कर देंगे इस क्वेश्चन को। ए प्लस बी और सी, ठीक है, इनका राशियों का योग, इनका समांतर माध्य कितना दिया हुआ है हमें? m दिया, ठीक है। ए बी सी का टोटल m नहीं होगा, औसत दिया हुआ है। औसत कैसे निकाला? इन तीनों राशियों का योग किया
और 3 से डिवाइड किया तब m आया। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल m नहीं, a प्लस बी प्लस सी बटा में 3, तब उनका औसत जो है वो कितना है, m आया। अब अगर हम a प्लस बी सी का योग कैलकुलेट करते तो कितना आ जाता, 3m आ जाता। आ गया, क्योंकि क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो तीनों राशियां जो थी a प्लस बी सी, उनका टोटल कितना आ गया हमारे पास, 3m आ गया। अब आओ हम उस फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। क्या फॉर्मूला था, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम फिर भी इस फॉर्मूले को देख लेते हैं। a प्लस बी सी की स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम सॉल्व करते थे इस ब्रैकेट को, तो क्या आता था, a की स्क्वायर b की स्क्वायर c की स्क्वायर 2ab, ठीक है, उसके बाद bc और प्लस ca या ac। अब कई स्टूडेंट कहे कि सर फॉर्मूला कैसे बना, तो वो भी आपको याद करना है तो मैं बनाना सिखा देता हूं। लेकिन अगर आप याद रखते हो तो a की स्क्वायर b की स्क्वायर और c की स्क्वायर, गुणनखंड कर खोलते हो तो 2ab, कई बुक्स के अंदर 2bc और 2ca भी दिया हुआ है, तो इन तीनों के अंदर 2 कॉमन आ रहा था तो वो मैंने बाहर ले लिया। अब हमारे पास ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। a प्लस बी प्लस सी, अगर आप कहते हो को लो तो अपने इसको सॉल्व भी करके देख लेते कि सर यही आएगा क्या, और किंतु परंतु वाली बात ही, दोनों का गुना करना था। a का मल्टीप्लाई करते a प्लस बी के सी के साथ, फिर b का गुना होता a प्लस बी सी के साथ, और फिर c का गुना होता a प्लस बी प्लस सी के साथ। a का गुना करते a की स्क्वायर ए बी ए सी, फिर b का गुना करते ए बी या बी ए, फिर b की स्क्वायर, फिर सी बी, और फिर सी ए या ए सी, सी बी, और फिर सी की स्क्वायर। देखो एक स्क्वायर मैंने वैसे का वैसा रख दिया, बी स्क्वायर वैसे का वैसा रख दिया, और सी स्क्वायर वैसे का वैसे रख दिया। देखो ए के बी और ए के बी जुड़कर कितने हो गए, 2ab हो गई, ठीक है। ए सी और ठीक है सी ए एक ही बात है, क्योंकि गुना 2 दूनी 4, 2 इंटू 2 करोगे तो भी 4 आएगा, 3 इंटू 2 किया 6, 2 तिया भी 6 होता है, तो ठीक है सी ए और ए सी में कोई फर्क नहीं है, दोनों को टोटल किया तो कितना हो गया, 2ac, ठीक है। वही प्रकार बी सी और सी बी में कोई फर्क नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 2bc हमारे पास आ गया। इन तीनों के अंदर 2 कॉमन आ रहा था, मैंने कॉमन ले लिया था, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ये संख्या हमारे पास वैसे की वैसे आ गई, ठीक है। अगर आप सॉल्व भी भूल भी जाते हो तो आप सॉल्व करके देख सकते हो, अगर आपको गुना करना आता है, ठीक है। बात आ गई समझ में, मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया कि इस तरीके से हम अगर इसको सॉल्व करते हैं प्लस बी की स्क्वायर को, तो ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर और सी की स्क्वायर प्लस 2ab और bc हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। क्लियर कर दूं, ठीक है, क्योंकि अगर हम फॉर्मूला लिख चुके हैं, इसको हम सॉल्व भी कर चुके हैं, ठीक है। आ रहा है ना सॉल्व करने पर ये, तब आओ आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास a प्लस बी सी का मान कितना था, 3m था, कोई किंतु परंतु है। अब अगर मैं क्वेश्चन को इस टाइप से लिखूं, a प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर क्या है, a की स्क्वायर b की स्क्वायर c की स्क्वायर 2ab प्लस bc और प्लस c, यही है ना। हमने इसको सॉल्व किया कि ये आया था। अब a प्लस बी सी कितना है, मान दिया हुआ 3m, को किंतु परंतु a की स्क्वायर b की स्क्वायर c की स्क्वायर का मान हमारे पास नहीं है, हमने वैसे का वैसे रख दिया, प्लस अब इसका मान कितना दिया हुआ था, 0। हमने पढ़ा था क्वेश्चन के अंदर a प्लस बी सी और प्लस सी ए इज इक्वल क्या है, 0, ठीक है। अब इसको अगर हम खोलते तो कितना हो जाता, 3 तिया 9m की स्क्वायर, ये हो गया 0, a की स्क्वायर b की स्क्वायर और c की स्क्वायर, किंतु परंतु कोई, और इसका क्या ज्ञात करना था, समांतर माध्य। जब इन तीनों राशियों का योग कितना है,
9m की स्क्वायर है, तो औसत निकालेंगे तो राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, तो हम कितने से डिवाइड कर देंगे, 3 से। कर दिया ना, 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया 3m की स्क्वायर, किसका मान a की स्क्वायर b की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर का माथे कितना आया हमारे पास 3m की स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया ये 3m की स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं a प्लस बी सी का औसत यदि m है तो a की स्क्वायर b की स्क्वायर और c की स्क्वायर का जो समांतर माध्य होगा वो 3m की क्या होगा स्क्वायर होगा। आई बात समझ में? कुछ नहीं किया हमने, जो चीज हमें दी हुई थी हम किसी कंसेप्ट के साथ a की स्क्वायर के सिर्फ फॉर्मूले को पुट किया, a प्लस बी सी का अगर हम सॉल्यूशन करते थे स्क्वायर का तो ये आता था, a प्लस बी सी का मान हमारे पास कितना था 3m था, मैंने पुट कर दिया, स्क्वायर खोला तो 3 3 9 m की स्क्वायर और a की स्क्वायर b की स्क्वायर का यदि हमें औसत निकालना है, समांतर माध्य निकालना है तो हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे, यानी इसकी राशियों का योग ये था, तो 3 से डिवाइड करते तो 3 डिवाइड होते ही 3m की स्क्वायर हमारे पास बच जाता। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।